पर पलटकर अगर महाराष्ट्र जीत जाती है बीजेपी या हरियाणा को फिर से रिटेन करती है, उसके मायने क्या होंगे विपक्ष के लिए, जो अभी ताकत नहीं, थोड़ा सा सांस लेता दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार को ऑक्सीजन मिलेगी हाँ। राजनीतिक रूप से, और विपक्ष को फिर अपना कोर्स करेक्शन सोचना पड़ेगा कि हम लोकसभा चुनाव वो नौबत आती दिख रही है क्या? नहीं, अभी तक जिस तरह संजय भाई ने बताया, अपने सारे मित्रों ने बताया, मेरा भी कहना ही है, अभी भाजपा के लिए तीनों राज्यों में बहुत कठिन चुनौती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो है ही, झारखंड की स्थिति भी पहले में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड मान रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद वहां से भी जो खबरें आ रही हैं वो 50-50 की बात लोग कर रहे हैं कि वहां भी जो है काफी टक्कर की स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो 10 विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने हैं। पर आता हूं मैं। हाँ। वो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, ये क्या तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे मुख्यमंत्री? सबसे पहला सवाल तो ये 10 विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा की जो आंतरिक संरचना है उस पर उसको तय करेंगे। हाँ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह पिछले दिनों रस्साकसी हुई है भाजपा के भीतर, खींचतान हुई है, दिल्ली बुलाया गया और सारा लग रहा था रहेंगे कि जाएंगे, अब ये 10 विधानसभा के उपचुनाव जो है सीटों के, ये तय करेंगे योगी जी का भविष्य। 5 सीटें एनडीए की हैं, 5 हैं इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की। उनको 5+ लानी है, यानी 5 अपनी रिटेन करनी है और कम से कम 2 सीटें विपक्ष से छीननी है। अगर ये स्थिति वो कर लेते हैं तो योगी जी की ताकत बढ़ेगी। लेकिन योगी की ताकत बढ़ेगी तो क्या अमित शाह की ताकत घटेगी? देखिए, अब ये भी तो सवाल जुड़ेगा ना। योगी की ताकत अगर बढ़ेगी तो जाहिर है जो लोग उनके खिलाफ हैं उनकी ताकत कम होगी। तो अब वही पूछ रहा हूं मैं। तो ये तो योगी जी तो की बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स के लिए क्या मायने है? मैं वही तो डिकोड करने की बीजेपी कोशिश के इंटरनल, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और दोनों तरफ पड़ेगा, नतीजे कैसे भी आए। अगर बीजेपी अच्छा करती है, यानी एनडीए अच्छा करता है वो, तो योगी की ताकत बढ़ेगी, और कमजोर होता है तो बीजेपी कमजोर होगी। उपचुनाव के नतीजों तक क्या फिर हम ये भी मानकर चलें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा? मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उपचुनाव के नतीजों तक नहीं होगा, वो टल सकता है। क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं या जो जिस तरह की सूचनाएं, जानकारियां पुष्ट रूप से हम लोगों को मिल रही हैं, अभी किसी नाम पर सहमति नहीं हो पाई है। हाँ। क्योंकि जो नाम थे पोटेंशियल जो चल रहे वो सारे सरकार में चले गए, और अभी 1-2 नाम है, जैसे बीच में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से चला था, अब देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत तेजी से चला। अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर संघ, और देखिए तय होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच प्रभु बनेगी। आप कुछ सर हिला रहे थे। उत्तर प्रदेश के 10 जो विधानसभा के उपचुनाव है उनके बाद ही होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, या उससे पहले होगा? हाँ, मेरे को लगता है कि अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ वो इलेक्शन का। हाँ। 40 दिन चाहिए चुनाव के नोटिफिकेशन के लिए, वो नहीं हुए। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, मेरे को पर लगता नहीं है होगा। उससे मत जोड़िए। मेरे को लगता है कि हरियाणा और ये जो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले होगा कि नहीं हो, मेरे को वहां तक लगता है कि तब तक नहीं हो सकता है, कि उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का नाम अगर चला रहे हैं, वो चीफ से वहाँ पर कैंडिडेट हैं या शिवसेना के साथ है, तो वहाँ पर बड़ी कैंडिडेट की वहाँ पर तलाश हो रही है ना अभी तक। अब ये कहना कि जो जिनका नाम चल रहा था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए हैं, हो सकता है उन्हीं में से वापस कोई आ जाए। हाँ। उसकी बात तो छोड़ नहीं सकते आप। राजनाथ सिंह भी पहले आए थे एक बार, आज वेंकैया नायडू मंत्री थे, उनको हटा करके वहां से अध्यक्ष बनाया गया था। पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, अरुण जेटली को तो नंद कुमार को, दोनों उनको वहां से हटाया गया था। उस सरप्राइज को भी बना दिया गया था। तो मेरे को लगता है कि उस सरप्राइज को रूल आउट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जितने बड़े नेता हैं वो तो कहते, मेरे को लगता है चुनाव से पहले नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। परंतु भी है, मुमकिन है। एक मिनट, अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई पार्टी किन परिस्थितियों में चुनाव जीतती है? पार्टी में प्रबल एकता होनी चाहिए, रणनीतिक सफाई होनी चाहिए, स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, केंद्र में और राज्य के बीच में एकता होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में ये कोई चीज दिख रही है? मैं आज अभी पल भर में हो जाए तो हम नहीं कह सकते। ना तो उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई एकता है, ना उत्तर प्रदेश के संगठन और मुख्यमंत्री में एकता है, ना मुख्यमंत्री में और आला कमान के बीच में एकता है, तो ना कोई रणनीति है। तो जो बीजेपी कैसे जीतेंगे उपचुनाव? उसकी शक्ल और सूरत कैसी रहती है? दिखावे की भी नहीं, वहां दिखावे की भी एकता नहीं है। विनोद जी, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में दिखावे की भी एकता नहीं है। मतलब दिखावे की एकता तो नुकसानदेह होती है, लेकिन वो भी नहीं है। राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव,
क्या ये कितना बदल सकता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, राजनीतिक सूरत हाल को? 30 सेकंड में नीरजा, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मैं नहीं मानती कि बाईपोल्स जो हो रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में वो इतना महत्व रखते हैं। अगर 3 सीटें अभी हैं, 4-5 भी कर लें, सरकार को फायदा होता है बाईपोल्स जहां तक कंसर्न है। असली चुनाव है असेंबली इलेक्शंस है। अगर भाजपा 3 में से 2 जीतती है तो संभव होगा कि वो रिस्क लें उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को बदलने का। अगर नहीं जीतती है तो बदलना बड़ा मुश्किल होगा। जहां तक प्रेसिडेंट का सवाल है, बातचीत जो हो रही है वो अगले साल की हो रही है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा भाजपा का। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को कंटिन्यू किया है इंटरिम में, जबकि आरएसएस वेरी क्लियरली कह रही थी कि जून 30 को नड्डा बाहर होंगे, इंटरिम कोई और बनेगा। लेकिन उनकी नहीं चली और प्रधानमंत्री की चली। और आज तक भी जेपी नड्डा ने कोई माफी नहीं मांगी है कि मैंने जो कहा कि हमारे पास क्षमता है चुनाव जीतने की, हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं कहा कि मीडिया ने इसको गलत उछाला है, गलत मतलब निकाला है, कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी भी मतलब इसे जो कहते हैं जोर आजमाइश, संघ के बीच में, सरकार में, बीजेपी पार्टी और संगठन में और सरकार में एक रस्साकशी भी चल रही है। दिलचस्प मुहाने पर है राजनीति, और आने वाले दिनों में ये राजनीति का ऊंट बहुत सारे करवट ले सकता है, खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी। और खड़े और बैठने में जो उसकी सवारी कर रहा होता है उसको बड़ी तकलीफ भी होती है, उसका बैलेंस बिगड़ भी सकता है। तो संसद सत्र तो खत्म हो गया, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, वहां की लड़ाई है, राजनीति कहां खड़ी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। पंकज राका हैं, भीलवाड़ा राजस्थान में रहते हैं। इनका कहना है कि बीजेपी का नेतृत्व थक सा गया है, उसके पास नया कुछ नहीं है। तो फटीग फैक्टर आ गया है, या ये जो दिल है ना, ये दिल मांगे मोर, उम्मीद हमेशा बनाए रखता है। तो उम्मीद पर खरा ना उतरना का मतलब भरोसा खत्म होना भी क्या हो जाता है, ये आने वाली राजनीति बताएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।